अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है IFRS 9। एक जल्दी से रिवीजन के लिए मैं आपको बताता चलूं, मैंने कहा था कि भाई आप इस IFRS में अकाउंटिंग सीखते हैं दो लोगों की। पहला है सर आपका इन्वेस्टर, दूसरा है आपका इशूअर। मैंने आपको ये सिखाया था कि इन्वेस्टर हो या इशूअर हो, जब मैं इन्वेस्टर की बात करूंगा तो ये दो तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है सर। एक हो गई आपकी डेट सिक्योरिटी और दूसरा हो गई आपकी इक्विटी सिक्योरिटी। अच्छा सर, डेट सिक्योरिटी का मतलब यह है कि इसने किसी कंपनी को पैसे दिए हैं, उधार मतलब डेट दिया है, यानी उधार दिया, और सामने वाले ने कागज के पन्ने पे इसको लिख के दे दिया है कि हाँ भाई मैंने आपसे इतने पैसे लिए हैं, इस पे मैं आपको इतना सूद दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। तो टेक्निकली ये मेरी परचेज यानी इन्वेस्टमेंट होती है इन डेट सिक्योरिटीज। ऐसा ही जी, यानी फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी को पैसे हैं वो रेज करने होते हैं, तो वो भाई दो तरीके से कर सकता है। या तो वो शेयर इशू करे, सही है, या तो वो लोगों से पैसा ले ले। तो जाहिर सी बात है, या तो वो शेयर इशू करेगी तो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, और या तो वो डिवेंचर बॉन्ड वगैरह इशू करेगी तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो यही मैंने कहा कि भाई इन्वेस्टर दो तरीके की सिक्योरिटीज में क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फिर हमने कहा था कि भाई इसकी कैटेगरीज थी। एक था अमोर्टाइज कॉस्ट, दूसरा था फेयर वैल्यू थ्रू OCI, और तीसरा था सर आपका फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अच्छा जी, मैंने आपको फिर ये सिखाया था कि इक्विटी सिक्योरिटीज में ये वाली क्लास अप्लाई नहीं होती क्योंकि इक्विटी अमोर्टाइज नहीं होती, तो यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। हम इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लैरिटी से नजर आए। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा कि भाई हाँ, यहाँ पे ये हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और हम इसको वेब ड्रिंक्स कर देंगे तो आपको देंगे टिक दिखेंगे यहाँ पे। ओके जी। फिर हमने कहा कि भाई इन्वेस्टर यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर मैंने आपको ये सिखाया था शॉर्टकट के, उसमें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब आप इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे तो इक्विटी सिक्योरिटीज की कुछ कंडीशंस हैं। मैंने कहा सर इक्विटी सिक्योरिटी में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो किसी भी मॉडल में जाने से पहले आप अपना बिजनेस रैशनल देखेंगे। अच्छा भाई, अगर आपका बिजनेस मॉडल ये है कि आपने उसको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बनाना है, तो सर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है यू हैव टू कीप दैट सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कहाँ जाएंगे जी, फेयर वैल्यू थ्रू OCI के अंदर। सर इसका कलर अलग कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर आपका मकसद ये है कि आपने उस पोर्टफोलियो को खरीदना है, बेचना है, खरीदना है, बेचना है। तो ये खरीदना और बेचने की जो कहानी है उसके अंदर हम ये कहते हैं कि भाई हम जो मॉडल फॉलो करेंगे वो कौन सा होगा सर, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, यानी इसको हम कहते हैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। ये समरी भी बनती जा रही है आपकी साथ साथ। ओके जी। फिर मैंने कहा कि भाई इन्वेस्टर के केस में अगर मैं बात करूं तो हम जब इन्वेस्टर का डब्बा बना रहे हैं यहाँ पे विद ऑल द समरी देयर इन, तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। मैंने आपको कहा था कि भाई यहाँ पे आप अमोर्टाइज कॉस्ट पे, पहले तो रिकॉल कराता हूँ अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब ये था कि भाई आप जो भी एडिशनल कॉस्ट पे करेंगे, चाहे वो फेस वैल्यू में प्रीमियम हो या ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो, वो जो कैपिटलाइज होगी वो अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट थ्रू योर IRR। और मैंने आपको ये सिखाया था कि IRR किस पे लगता है जी, कैरिंग अमाउंट पे लगता है, और जो कूपन है वो फेस वैल्यू पे मिलता है। अच्छा, आप लॉजिकल सी बात है, मैंने आपको सिखाया भी था कि अगर मैं ये कहूं कि मैंने अमोर्टाइज कॉस्ट पे आना है तो मेरा जो बिजनेस मॉडल होगा, सही है, होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। ऐसा ही जी, होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट, यानी SPPI हो, और दूसरा प्लस नो अकाउंटिंग मिसमैच। अगर आपका अकाउंटिंग मिसमैच नहीं है तो आप यहां आ सकते हैं, अदरवाइज आप चले जाएंगे फेयर वैल्यू थ्रू P&L में। अच्छा जी, यहां पे आता है भाई होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट एंड सेल।
ऐसे ही यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल है यहाँ पे, सही है जी मॉडल, और यहाँ पे भी अकाउंटिंग मिसमैच अलाउड नहीं है। बाकी जो हम ये कहेंगे जो दो यहाँ क्लासिफाई नहीं हो सकते वो कहाँ क्लासिफाई हो जाएंगे सर, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में। तो क्या हम कह सकते हैं ये रेजिडुअल कैटेगरी है हमारी, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि आपने यहाँ पे हेल्ड फॉर ट्रेडिंग भी कह सकते हैं कि आपने जल्दी इसको सेटल कर देना है, यानी जल्दी उसको बेच देना है, व्हाटसोएवर द केसेस। सर ये तो बन गई आपकी समरी विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन। फिर हमने कहा था कि भाई हम अब अगर रिकॉग्निशन की बात करें तो सर हम जल्दी से यहां पे इसी को समराइज कर लेते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन, अच्छा मैं बात कर रहा हूं इनिशियल रिकॉग्निशन विद रिस्पेक्ट टू सर आपकी अमोटाइज कॉस्ट। अच्छा अगर अमोटाइज कॉस्ट है तो आपको याद होना चाहिए सिर्फ डेट का केस होगा, डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट का। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर इनिशियल रिकॉग्निशन इसमें फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होती है। अच्छा सर फेयर वैल्यू सम होता है दो चीजों का, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। अच्छा जी इसके बाद फिर मैंने कहा कि भाई यहां पे भी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन करो, और यहां पे सर जब मैं आऊंगा तो कोई भी सिक्योरिटी हो यहाँ पे सिर्फ कैपिटलाइजेशन किस पे होगी, फेयर वैल्यू पे। और सर हम यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट की ट्रीटमेंट लिखें आपकी समरी के लिए तो सर आप कहेंगे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहां पे कैपिटलाइज होती है। अच्छा जी यहां पे भी कैपिटलाइज होती है, और सर यहां पे क्या हो जाती है, ये एक्सपेंस आउट हो जाती है। ऐसा ही जी, ये हमने बता दिया। अच्छा भाई फिर हमने कहा कि सब्सिक्वेंटली जो सब्सिक्वेंटली आप रखेंगे, देखो एक तो इनिशियली हो गया ना डे वन पे फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, फिर वो कहता है कि भाई सब्सिक्वेंटली आपको इस पे रखना है अमोटाइज कॉस्ट पे। अच्छा अमोटाइज कॉस्ट का मतलब क्या कि सर ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस आपका जो कैश की वैल्यू होती है। तो आपको याद होगा मैंने सिखाया था कि आपका इंटरेस्ट इनकम बुक होगा कम, आपको पैसे मिलेंगे ज्यादा, तो टेक्निकली आपकी जो क्लोजिंग होगी वो कम हो जाएगी, यानी अमोटाइज कॉस्ट के नाम पे आप टेक्निकली या तो इनकम या एक्सपेंस ज्यादा बुक कर रहे होंगे और आपकी अल्टीमेटली क्लोजिंग अमाउंट एडजस्टेड आएगी। अभी मैं करके दिखाता हूं तो इसी देर में, सही जी। ये आ गया भाई अमोटाइज कॉस्ट पे, सब्सिक्वेंटली यहां पे फेयर वैल्यू पे, और सर सब्सिक्वेंटली यहां पे भी फेयर वैल्यू पे। जो फेयर वैल्यू के चेंजेस हैं यहां पे तो नॉट एप्लीकेबल, यहां पे सर ओसीआई में जाएंगे और यहां पे सर पीएनएल में जाएंगे। और मैंने कहा भाई सब्सिक्वेंटली सही है अपॉन सेल, जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है सेल, सही है जी। यहाँ पे तो नॉट एप्लीकेबल, ये रिटेन अर्निंग में क्लासिफाई हो जाएगा इक्विटी सिक्योरिटीज में, इसमें नॉट एप्लीकेबल क्योंकि ये ऑलरेडी पीएनएल से रिटेन अर्निंग में ही जा रहा होगा। तो सर हमने बेसिकली यहाँ पे ये पूरी इसकी समरी ड्रॉ कर दी है। तो मैं अगर इसको हल्का फुल्का आपको ओवरव्यू दे दूं तो सर हमने क्या सीखा, मैंने कहा भाई तीन तरीके की कैटेगरीज है, मैं जब भी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो भाई मैं उस इन्वेस्टमेंट को तीनों में से किसी एक तरीके पे रख सकता हूं। पहला क्या है जी अमोटाइज कॉस्ट, दूसरा क्या है जी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तीसरा क्या है जी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। फिर मैंने आपको बताया डेट सिक्योरिटीज में तीनों क्लासिफिकेशन अलाउड है और इक्विटी सिक्योरिटीज में सिर्फ दो अलाउड है। फिर मैंने ये कहा कि भाई कब कौन से मॉडल पे आओगे ये कैसे पता लगेगा, भाई अगर आपने डिसाइड किया आपको इक्विटी सिक्योरिटीज को किसी कंपनी के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, तो यू नीड टू कीप दैट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अच्छा जी फिर एक चीज याद रखिएगा, फिर मैंने आपको सिखाया था कि भाई आपका मकसद है खरीदना बेचना तो आप किस पे आ जाएंगे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। फिर मैंने कहा था भाई जब डेट सिक्योरिटीज की बात करते हो अमोटाइज कॉस्ट पे कब आओगे, जब आपने कहा कि भाई सोली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट खाऊंगा, आज पैसे डाल रहा हूँ 4 साल बाद वापस मिलेंगे सूद के साथ, दैट्स इट, और मेरा कोई इसमें मकसद नहीं है, ये बात याद रखिएगा। फिर मैंने आपको ये सिखाया कि भाई फिर हमने सीखा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, मैंने कहा भाई मेरा मकसद ये है कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यानी इंटरेस्ट खाऊंगा प्रिंसिपल वापस दूंगा, तो अगर फायदा हुआ तो बेच दूंगा। तो भाई टेक्निकली ये भी लॉन्ग टर्म के लिए ही है बट मेच्योरिटी तक नहीं है, मेच्योरिटी तक नहीं है। तो भाई ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की गेम है। और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे कब जाएंगे, जब आपका मकसद ये है इसको जल्दी से आप सेटल कर देंगे। अच्छा जी तो सर मैंने आपको इसमें फिर एक चीज सिखाई थी, मैंने कहा आप अज्यूम करें लेट से आपकी फेस वैल्यू है कोई 100 रुपए पर बॉन्ड और मैंने कहा आपने 5000 बॉन्ड खरीदे हैं,
तो मैंने क्या किया सर, यहाँ पे 100 को 5000 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास टेक्निकली अमाउंट आ गई 5 लाख की। ऐसा ही जी, 5 लाख रुपए की अमाउंट आ गई। मैंने कहा सर मैंने इसमें प्रीमियम पे किया, और प्रीमियम मैंने किया लेट से सर फेस वैल्यू का 5%, तो ये आ गया सर 25,000। हमने कहा सर इन दोनों का सम आ गया मेरे पास फेयर वैल्यू। सर आपने कहा कि सर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे करके दिखा दें। चलें जी भाई, लॉजिकल सी बात है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे करते हैं। मैंने कहा सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर पे करूं तो मैंने कहा वो 1.5% ऑफ फेयर वैल्यू है, वो आ गया 7875। सर मैंने इसको सम किया, एक मिनट रुकिएगा जी, एक्सेल मस्ती कर रहा हमसे। ओके जी, हमने कहा कि सर ये आ गई मेरी कैपिटलाइज कॉस्ट। ऐसा ही है, इसकी मैंने एंट्री बनाई होगी बच्चों, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, क्या ये मानते हैं आपके इस अमाउंट के अंदर, सही जी, जो मैंने आपके सामने लिखी है अभी स्क्रीन के ऊपर, इस अमाउंट के अंदर प्रीमियम भी कैपिटलाइज हुआ हुआ है, और इस अमाउंट के अंदर सर आपको बखूबी पता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी क्या हुई हुई है, कैपिटलाइज हुई हुई है। बट वो आपको लिख के देगा कि आपकी जो रिडम्पशन है, यानी जो आपको आखिर में पैसे मिलेंगे 4 या 5 साल व्हाटसोएवर जितने के लिए भी आपने ये इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आपको मिलेंगे फेस वैल्यू पे। यानी आज आप पैसे दे रहे हैं ज्यादा, आपको पैसे मिलेंगे वापस कम। तो आपको ये याद होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं कि कूपन रेट है 10% का, तो क्या मैं ये कहूंगा मैं 10% कमाऊंगा उससे? भाई डेफिनेटली नॉट, मैं 10% नहीं कमा रहा। मैं 10% कब कमाऊंगा? लेट से मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये इन्वेस्टमेंट 3 साल की है, सही है जी। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं 5 लाख रुपए पे 10% फॉर 3 ईयर्स कमाऊंगा, यानी 1,50,000 कमाऊंगा। मैं कह रहा हूं असल में मैं इतना कमा ही नहीं रहा। आपके सामने मैंने ये प्रीमियम दिया है जो मुझे वापस नहीं मिलेगा। आपको मैंने ये कहा कि भाई मैंने ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे किया एडिशनली, तो नेट मेरी कमाई है ये। तो मैंने कहा भाई ये आ गई नेट इनकम। ये आपको एग्जाम में निकालनी नहीं है, ये से मैंने आपको रिकॉल कराने के लिए बता रहा हूं ताकि क्विक रिवीजन हो जाए, सही है जी। तो ये सारी चीजें ये आपकी एक्चुअल इनकम है, एक्चुअल इनकम। अच्छा जी, अब जैसे हमें पता है कि हमारी एक्चुअल इनकम कुछ और है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रोवाइडेड रिटर्न है, जो सामने वाला मुझे दे रहा है, तो परसेंटेज में भी 10% रहना नहीं चाहिए। तो आपको याद होगा इसके लिए हमने निकाला था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी आपका अपना रिटर्न वो कितना है। तो सर वैसे ही कंप्यूटर से पूछ लेते हैं कि सही है। तो हमने कहा कि भाई हमारी अमाउंट इन्वेस्टेड कितनी है, तो भाई हमने कहा कि इतने पैसे फंसाए हमने। इतने पैसे फंसाने पे मुझे ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 पे क्या क्या रिटर्न मिलेगा, क्या क्या कैश फ्लोज होंगे। मैंने कहा भाई आए देख लेते हैं क्या क्या कैश फ्लोज होंगे। मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे पहले साल में इसके ऊपर 10% मिलेगा। मैंने कहा अगले साल में भी इसके ऊपर 10% मिलेगा। मैंने कहा इसके अगले साल में 10% का 50, मतलब ये 50,000 ये तो मिलेगा। मैंने कहा इसके अलावा मुझे मेरे ये जो फेस वैल्यू वाले पैसे हैं ना, ये वापस मिल जाएंगे। तो मैं कंप्यूटर से ये कहूंगा कि भाई मुझे बता दो मेरा इंटरनल रेट कितना है। अगर सीन सपाटा ही है तो उसने बताया कि भाई आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी IRR है, वो सर है कोई 7.4729। ऐसा ही जी। तो हमने कहा कि भाई आए सर वो बताए ना जो आप शेड्यूल बनाते थे। मैंने कहा भाई अभी बनाते हैं। इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग, ऐसा ही है जी। हमने कहा कि भाई आप ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 देख लें। मैंने कहा भाई आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट थी ये वाली, सही है। आप इंटरेस्ट बुक करेंगे किससे सर? IRR से। हमने कहा भाई हम ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला चेप देते हैं। हमने कहा हमें कैश फ्लो मिलेगा ये, सही है जी। मैं देखता हूँ कि मेरा क्लोजिंग कितना आता है। ये आ गया जी। देखिए आपको क्लोजिंग कम होता हुआ देखेगा। तो टेक्निकली आपको पता है हो क्या रहा है, मैं इनकम कम बुक करके वो जो एडिशनल 2 कॉस्ट कैपिटलाइज की थी उसको क्या कर रहा हूँ जी, अमोटाइज कर रहा हूँ। देखिए सर आखिर में कितना बच गया, 5 लाख। यानी सर टेक्निकली अगर मैं आपको हल्की फुल्की एंट्री रिकॉल करा दूं तो आपने सबसे पहले कैश किया होगा डेबिट 50,000 से, इंटरेस्ट इनकम की होगी क्रेडिट
आईआरआर से, यानी आपने पैसे ज्यादा रिसीव किए, इनकम कम बुक की, तो टेक्निकली ये इनकम जो कम बुक हो रही है ना, ये आपका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ प्रीमियम है वो एक्सपेंस आउट हो रहा है विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो सर हमने ये कहा कि मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई क्रेडिट कितने से जी, 10, यानी हम ये कह सकते हैं कि मैंने जो एडिशनल पैसे कैपिटलाइज किए हैं यानी 25 और 7875, इन दोनों में से कुछ अमाउंट अमोटाइज हुआ है, वो अमाउंट है 10178.74। ऐसा ही है जी। हमने कहा सर हम इसको जरा यूं कर लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर 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 यही फेयर वैल्यू मॉडल पे होता है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, तो यहाँ पे आप फेयर वैल्यू का कॉलम आगे दिखाते हो, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट निकालते हैं। ऐसा ही मैंने आपको ये बखूबी सिखाया। फिर मैंने आपको कहा था लेट से कि कैरिंग अमाउंट पहले साल तो यही है। फिर मैंने कहा कि भाई अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मॉडल है, प्लीज बहुत सुकून से समझिएगा, तो अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरी फेयर वैल्यू है 6 लाख। तो मैंने कहा मेरा ओसीआई फॉर द ईयर आ गया दिस माइनस दिस, और ओसीआई एजेड भी आ गया मेरा यही सर। तो मैंने एक फर्दर एंट्री बना ली होगी इसके बाद। सर वो फर्दर एंट्री क्या बनाई होगी आपने? सर मैंने फर्दर एंट्री ये बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट हो गई होगी डेबिट मेरी, और ओसीआई हो गया होगा क्रेडिट। कितने से सर? 77,304 से। और फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि आप कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखेंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला जिसको मैं अभी देखें डब्बे में लेके आ रहा हूं, इस कॉन्ट्रैक्ट को जानी अलग रखेंगे और अपनी फेयर वैल्यूएशन को अलग रखेंगे। ऐसा ही मैंने इन दोनों को अलग कर दिया आपके लिए, देखें दो अलग अलग हैं ये। फिर मैंने कहा कि भाई आपके बुक्स में जो अमाउंट आ रही होगी अब वो फेयर वैल्यू पे आ रही होगी, यानी वो कैरी फेयर वैल्यू पे हो रहा है इस पे। बट आपने कॉन्ट्रैक्ट को अलग इसलिए रखना है क्योंकि आप फेयर वैल्यू पे इंटरेस्ट नहीं चिपका सकते। अब बात समझ रहे हैं, फेयर वैल्यू पे इंटरेस्ट नहीं चिपका सकते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का आईआरआर निकला हुआ है। अच्छा फिर मैंने कहा ये तो था ईयर 1 की कहानी। अच्छा अब अगर मैं ईयर 2 पे जाऊं तो मैंने कहा एंट्री तो बेटा वही अमोटाइज कॉस्ट वाली बनेगी, एंट्री तो वही अमोटाइज कॉस्ट वाली बनेगी। सर आपने कहा कि भाई मेरे पास कैश आ गया इतना, मेरी इनकम आ गई इतनी, मेरी इतनी अमोटाइजेशन हो गई। अब मैं आपको ये पूछता हूं कि भाई आपकी कैरिंग अमाउंट क्या ये होगी 511,757? नहीं भाई, 511,757 नहीं होगी। आपकी जो कैरिंग अमाउंट होगी, आप कहेंगे भाई फेयर वैल्यू इतनी थी, मैंने इतने से इन्वेस्टमेंट को कम किया, अमोटाइजेशन हुई, तो मेरे पास मेरी कैरिंग अमाउंट ये आ गई। अब मैंने कहा कि भाई आए जी देखते हैं कि अब फेयर वैल्यू क्या, ऐसी अजम्पशन है ना हमारी। हमने कहा कि भाई जैसे ही हम मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे तो हमारा जो एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल है वो क्या होता रहेगा जी, कम होता रहेगा। तो मैंने कहा कि भाई हमारी फेयर वैल्यू आ गई 550, ये रही जी। अब मैंने कहा भाई मैं जब यहां से यहां पे मूव करूंगा, सही है जी, तो मुझे हो जाएगा सर टेक्निकली लॉस। और मैंने कहा मेरे पास पुराना इतना मौजूद था, ये इतना आ गया, तो मेरे पास इतना बचा ये तो एजेड पे ओसीआई में होगा बैलेंस शीट के अंदर। आप सर यहाँ पे एक एंट्री बना दें, ओसीआई को डेबिट करें और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दें क्योंकि आपने फेयर वैल्यूएशन करनी है। सर ये आ गया फॉर द ईयर की एंट्री। फिर मैंने कहा कि सर जब आप ईयर 3 पे आएंगे, ईयर 3 के ऊपर, तो सर आपने करना ये है कि आपने फिर वही अमोटाइजेशन की एंट्री बनानी है। आपने कहा भाई कैश आपने यहाँ से उठा लिया, आपके पास ये जो इंटरेस्ट आ गया आईआरआर वाला, सही है जी। पर आपको एक बात याद होनी चाहिए कि मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे भी कैरिंग अमाउंट निकालने का तरीका ये होगा फेयर वैल्यू माइनस दिस इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ऐसा ही है जी। वो ये आ गया, ये आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई। फिर मैंने कहा कि भाई जब रिपोर्टिंग डेट पे आप पहुंच जाते हैं आखिर में, जब सब खत्म होने वाला है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फेस वैल्यू यानी रिडम्पशन वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू होती है, कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं होता। तो आप देखें एग्जैक्टली वही अमाउंट आई है जो आपका गेन पड़ा हुआ था और वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। तो सर आप यहाँ पे से भी आखिरी एंट्री बना देंगे। सर एक आखिरी एंट्री ये बन जाएगी सर हमारे पास ओसीआई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से जी, 38243 से। और सर ये मैंने आपको सिखाया था कि ये होता है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। और एक चीज याद रखिएगा, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल बहुत ज्यादा आसान है,
उसके अंदर आपको कोई आईआर निकालने की नीड नहीं है, दिया हुआ भी हो तो इग्नोर करना। आप सिंपल एक काम करना, जो भी कूपन मिल रहा है आपको सिर्फ उसकी इंटरेस्ट इनकम बुक कर लेना। जो भी कूपन मिल रहा है आपको सिर्फ उसकी क्या कर लेना जी, इंटरेस्ट इनकम बुक कर लेना। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। सही है जी, आप कहते हैं तो मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, कहेंगे तो आप लाजमी। सही है जी, मैं फील कर सकता हूँ ये बात। तो सर मैं अगर इसी चीज का रेप्लिका बनाऊं नीचे, ये मैंने वर्किंग की हुई थी यहाँ पे, ये रही, तो उसमें जो स्लाइड से चेंज आएगा वो क्या आएगा वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा सर इसके अंदर पैसे तो आप अभी भी इतने ही देंगे, और मैं अगर इन्वेस्टमेंट की ये एंट्री उठाऊं पहली वाली, तो सर इसके अंदर एक चीज ऐड हो जाएगी, और वो चीज क्या है सर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस। तो सर वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस है वो पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। ऐसा ही जी, पैसे ही इतने गए और आपने इन्वेस्टमेंट को टेक्निकली सिर्फ किस पे रिकॉग्नाइज किया सर, फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया। हमने कहा कि भाई हम यहां से उठा के ये वाली अमाउंट ले आए 525, और सर हमारे पास से जो कैश गया वो है ये वाला। ऐसा ही है जी, हमने ये कर लिया। ओके जी, इसके बाद हमने कहा कि भाई ये तो इनिशियली हो गया ना, अब आप यहाँ पे शेड्यूल बना लें, ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश, क्लोजिंग और फेयर वैल्यू, और ये आ गया गेन फॉर द ईयर। हमने ये कर लिया जी। हमने कहा जब मैं ईयर 1 की बात करूंगा बच्चों, तो ईयर 1 के अंदर मैंने ओपनिंग, ये रख लिया जी, वो आ गई आपकी फेयर वैल्यू। अच्छा भाई, मैंने कहा भाई आपको पंचायत की नीड ही नहीं आया, कुछ भी दिया हुआ, आप 10% पे इनकम बुक करें, 10% पे, पर 10% किसका, ओपनिंग का, बल्कि कूपन से ही बुक करेंगे हम, लंबी नहीं करनी हमने कहा कि भाई 10% ये बुक हुआ, आपने 10% ये रिसीव किया, आपने कहा आपका क्लोजिंग वापस यही आ गया। मैंने कहा सर आपकी फेयर वैल्यू कितनी थी, ऊपर वाले सवाल में इसी में ही सेम चीजें समझने के लिए मैंने कहा भाई फेयर वैल्यू ये थी, तो आपका गेन कितना आ गया सर, आपका गेन आ गया 75,000 का। अच्छा जी, फिर मैंने कहा कि भाई मेरा जो यही क्लोजिंग है, यही क्या बन गया, ओपनिंग बन गया। मैंने क्या कहा भाई, मैंने फिर कूपन से ये बुक किया, मैंने ये बुक किया, फिर ये क्लोजिंग आ गया। फिर मैंने कहा कि भाई मेरे पास फेयर वैल्यू कितनी है, इतनी थी, मैंने कहा भाई मेरा गेन कितना आ गया, 25,000 रुपए का। सिंपल, यानी आपको करना ये है कि कूपन से इंटरेस्ट बुक करो, कूपन से पैसे लेके आओ, दैट्स इट। आपको इससे आगे लंबी करनी नहीं है, जो भी क्लोजिंग है वो अपने हिसाब से चलती रहेगी। बात समझ आ रही है, यानी आपने इनकम कूपन से बुक करनी है, वही फेस वैल्यू पे लगा के, दैट्स इट। मैंने कहा सर अगर मैं वापस से ये लेके आऊं, मैं यही करूंगा तो मेरा क्लोजिंग यही आएगा और ये भी। और सर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपके सामने की बात है, जो मेरे पास आखिर में फेयर वैल्यू और जो मेरी फेस वैल्यू वो क्या होती है, जो मेरी रिडम्पशन वैल्यू वो इक्वल हो जाती है। तो टेक्निकली मैंने एक पहले गेन बुक किया था, एक ये बुक किया, एक ये बुक किया, तो सर मेरे पास कुल मिला के मैंने जो पहले साल अकाउंटिंग करनी है, मैं उसकी सिर्फ एंट्री बना के दिखा देता हूं आपको, वो कुछ इस तरीके से होगी। इन्वेस्टमेंट की डेबिट तो मैंने सिखा दिया, मैंने कहा कि भाई आपको कूपन मिला कैश डेबिट 50,000 रुपए से, और आपने कहा सर मैं करूंगा इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 50,000 रुपए से, आप इसको कटा देंगे। मैंने कहा सर फिर एक और एंट्री बना लेंगे आप, इन्वेस्टमेंट डेबिट और पीएनएल में फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, कितने से सर, 75,000 रुपए से। सिंपल ऐसे लेके चलेंगे, हर साल इनकम बुक करें, पीएनएल में गेन या लॉस फेंक दें, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक चीज याद रखनी है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आपको क्या करना है जी, एक्सपेंस आउट करना है। आई होप दिस इज क्लियर। और एक और चीज, अकाउंटिंग मिसमैच जो मैंने ऊपर चीज बताई थी, मैं उसकी हल्की सी तफसीलात आपको दे दूं। लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूं भाई, मैंने कहा मैंने जैसे डेट सिक्योरिटीज इशू की, मैं इशूअर की बात कर रहा हूँ, अभी इन्वेस्टर को भूलिए, इन्वेस्टर पूरा सिखा दिया मैंने, सही है जी। मैं अब बात कर रहा हूँ लेट से इशूअर की, सेट है। इशूअर ने डेट सिक्योरिटी इशू की, लोगों से पैसे लिए। अच्छा, लोगों से पैसे लेने के बाद उसकी इंटेंशन ये है, प्लीज समझिएगा बहुत फोकस के साथ, उसकी इंटेंशन ये है कि मैं ये लाइबिलिटी जल्दी से सेटल कर लूंगा। पर लाइबिलिटी सेटल करूंगा तो वो कह रहा है मैं इसको रखता हूँ फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे, सही है जी।
तो उसका फेयर वैल्यू को गेन लॉस कहाँ जाएगा, पीएनएल में। बात समझ आ रही है ना आपको। अच्छा, पर क्या ये रहा है कि भाई जो मैं इससे सिक्योरिटी परचेज करूंगा वो इन्वेस्टमेंट परचेज करूंगा और इन्वेस्टमेंट को रखूंगा अमोर्टाइज कॉस्ट पे। तो आपको नहीं लगता कि भाई ये एक अकाउंटिंग मिसमैच है कि जो सिक्योरिटी इशू करके लोगों से पैसे ले रहा है वो इन्वेस्टमेंट में लगा रहा है, वो भी डेट सिक्योरिटी है, तो उसका जो फेयर वैल्यू का चेंज है वो कहीं भी नहीं जा रहा। उसका जो फेयर वैल्यू का चेंज है वो कहीं भी नहीं जा रहा, वो तो आपने अपनी इंटेंट। तो भाई ये टेक्निकली हो गया अकाउंटिंग मिसमैच, यानी जिस लाइबिलिटी से आपने वो इन्वेस्टमेंट खरीदी है वो पीएनएल पे और वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए वो कहता है कि अगर कोई ऐसा मिसमैच है तो आप उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं रखेंगे, आप उसको किस पे लेके आ जाएंगे, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। ये वो वाली बात थी जो ऊपर कही थी मैंने। अच्छा जी, अब सर इसको समझने के बाद हम बात कर लेते हैं इशूअर की। ऐसा ही है, इशूअर के केस में बस मेरी जान आपको इतनी सी बात याद रखनी है, सब सेम है। आपने फेयर वैल्यू शुरू से ही कर लेते हैं, फेस वैल्यू रखनी है। ऐसा ही है जी, फेस वैल्यू लेट से आपने उठा ली, यही वाली हम बोलते हैं भाई इशूअर भी यही अकाउंटिंग कर रहा है। ये क्यों नहीं उठा रहा है ये समझ नहीं आ रही बात। हमने कहा भाई वापस लिंक लगा देते हैं। ओके जी, फिर हमने कहा कि भाई हमारे पास प्रीमियम ये हमें रिसीव हुआ होगा, मैं इशूअर की बात कर रहा हूँ। हमने कहा कि भाई हमें ये जो प्रीमियम है ये रिसीव हुआ होगा। हमने कहा भाई हमने इसका सम किया, हमें इतने पैसे मिले होंगे, दिस इज माय फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा भाई हमने देखो यूजुअली मैं फिर कह रहा हूँ, सवाल में आपने एक पास पेपर भी किया होगा जिसके अंदर उसने लिख के दिया था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो पे की है वो इशूअर ने की है, यानी बस इशूअर ने की है। दैट मीन्स कि इन्वेस्टर को उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के जुमरे में नहीं लाना। ये बात खुदा के वास्ते ख्याल रखना एग्जाम के अंदर। फिर मैंने कहा कि भाई लेट से अगर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे कर रहा है तो मैंने कहा भाई वो 1.25% ही ना, मैं परसेंटेज देख लेता हूँ ऊपर जाके ताकि मैच हो जाए। 1.5% रखी थी मैंने। ओके जी, पर इस केस में ये यहाँ से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। यानी लेस होने का मकसद ये है, लेस होने का मकसद ये है क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे जो पैसे हैं वो मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कटा के मिलेंगे। बात समझ आ रही है। तो भाई अगर आज मैं ये कहूँ कि जो पैसे सामने वाले ने मुझे दिए हैं वो इतने, अमाउंट रिसीव, सही है जी, ये मेरा आईआरआर निकालने का तरीका है बस। मैंने कहा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। मैं अब प्लीज समझिएगा, मैंने सामने वाले को ऑफर कितना किया रेट, सामने वाले को ऑफर कितना किया 10%, यानी ये 10% मेरा एक्सपेंस है क्योंकि मैं इशूअर हूँ। पर मैं कह रहा हूँ जरा रुक के देखें तो सही कि आपका एक्सपेंस वाकई में इतना है या नहीं है। पहले मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस करवा दूँ तब आपको बात समझ आएगी। मैंने कहा आए सर एनालिसिस करते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि भाई मैं सबसे पहले नॉर्मल एक्सपेंस मेरा फेस वैल्यू का 10% फॉर 3 ईयर्स, मेक सेंस। अच्छा, फिर मैंने कहा कि भाई मुझे प्रीमियम मिला है, तो जो प्रीमियम मुझे मिला है वो मेरी इनकम है ना, मेरी बचत है, यानी मेरे एक्सपेंस को ये कम करेगा। सामने वाले के लिए कॉस्ट है, मेरे लिए क्या है, इनकम है। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट मेरे लिए टेक्निकली एक एडिशनल एक्सपेंस है जो मेरे एक्सपेंस को बढ़ा देगा। तो मैंने क्या कहा कि भाई मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो मेरी बच्चों एक्चुअल कॉस्ट है, बात समझिएगा, मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट मेरी, प्लीज सुनिएगा सुकून से, जो 1.50 है उससे कम है। तो 1.50 से कम होने का मतलब ये है कि मेरा आईआरआर, यानी इस केस में आईआरआर एक्चुअल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो लोअर होगा कूपन से। चेक कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई मैंने ये अमाउंट लेनी है, ये अमाउंट लेनी है, और मैंने वापस करने हैं उसको पैसे, ये दिस प्लस दिस। मैंने कहा कि सर आए जी आईआरआर देख लेते हैं। सर आपके सामने देखिए मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 8.6552%, ऐसा ही है। तो मैंने कहा भाई ओपनिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस
कैश और क्लोजिंग। मैंने कहा भाई ओपनिंग मुझे जो पे करने थे वो इतने करने थे। मैंने कहा भाई मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करूंगा, डेफिनेटली बुक करूंगा, पर मेरी एक्चुअल कॉस्ट कम है, ये रहा। मैं कैश कितना दूंगा जी, 50,000। मैंने कहा सर मैंने इसका सम किया तो मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी ये आ गई। मैंने कहा सर आ जाएं जी, फिर मैंने इसको सम किया, फिर मैंने कहा 50, फिर ये आ गया। फिर मैंने इसको कहा सर, फिर मैंने कहा 50, और फिर मेरे पास आखिर में 50,000 की ये अमाउंट बच गई। अब सर मैं बीइंग एन इशूअर क्या एंट्री बनाऊंगा? पहले दिन पे, डे 1 पे जो मेरी एंट्री बनेगी कैश डेबिट और सर डिबेंचर पेबल कर, अगर मैंने डिबेंचर इशू किए थे, मेरे पास नेट बेसिस पे हाथ में पैसे कितने आए थे? सर मेरे पास नेट बेसिस पे पैसे हाथ में आए थे ये, ऐसा ही है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि भाई पहले साल के आखिर में मैंने कैश पे किया होगा 50,000 रुपये का, इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरा आया होगा ये, और मेरी जो डिबेंचर पेबल की लायबिलिटी है वो इन दोनों के डिफरेंस से क्या हो गई होगी जानी, कम हो गई होगी। ऐसा ही है। अच्छा देखें, इस केस में थोड़ा सा उल्टा है। इस केस में यह है कि इशूअर की एक्चुअल कॉस्ट कम है, यूजुअली आईआरआर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जो इशूअर है सामने वाले को अगर डिस्काउंट दे रहा होगा तो उसको पैसे मिलेंगे कम, वो वापस करेगा ज्यादा। तो सीन ये होगा कि वो 10% तो पे कर रहा होगा, बाकी वो डिस्काउंट का बर्डन भी ले रहा होगा। डिस्काउंट का मतलब ये सामने वाले को फायदा। बात समझ आ रही है? तो उस केस में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके जो कूपन होगा वो उससे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे उल्टा केस है, हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर ये कहूं कि भाई अगर अगर मैं अज्यूम करूं कि मैं ये वाली जो अमाउंट है प्रीमियम की, सही है, मैं इसको कर लेता हूं 2,000, सही है जी। तो देखिए मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ज्यादा है, तो आप देखें यहाँ पे जो मेरा आईआरआर है वो कितना हो गया, 10.4483। यानी हुआ ये कि मैं उससे पैसे ले रहा हूँ नेट बेसिस पे 494,470 में वापस करूंगा 5 लाख। तो दैट मीन्स कि 10% का सूद तो दे रहा हूँ, बाकी ऊपर से जो उससे कम पैसे ले रहा हूँ उसको भी ज्यादा रिडीम कर रहा हूँ। तो सर टेक्निकली मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। बस ये फर्क है, तो इसलिए मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ ताकि ये वापस से रिवर्ट होके उसी जगह पे आ जाए। ये था हमारा पूरा IFRS 9 और इक्विटी सिक्योरिटीज में। मैं आपको क्या बताऊं, इक्विटी सिक्योरिटीज में बस आपको ये करना है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सिर्फ खरीदते और बेचते वक्त अज्यूम करना है, दैट्स इट। और आज तक का जितना भी गेन है OCI का, आज तक का, वो रिटेनिंग में फेंकोगे, ना कि फॉर द ईयर का। बात क्लियर है आपको जी? तो बस IFRS 9 आपके लिए इतना ही, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और एक और चीज, बस एक आखिरी चीज मुझे याद आ गई, जिसमें मैंने आपको बताया था जीरो कूपन बॉन्ड, आपको याद आ रहा होगा। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ये है कि आपको पूरे टेन्योर में कोई पैसे नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ आखिर में पैसे मिलेंगे। तो वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट की तरह ही होता है, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे और उसको ग्रो कराएंगे 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 कराएंगे, सिर्फ इंटरेस्ट बुक करेंगे और आखिर में अपने पैसे वापस ले आएंगे। दैट्स इट।